तो एक सिस्टम मैंने यहाँ बना रखा है, बैटरी का विद्युत वाहक बल V है, मतलब बैटरी के सिरों पे विभवांतर V है यहाँ पे, या विद्युत वाहक बल मान लो, प्रतिरोध वगैरह नहीं है यहाँ पे कुछ भी अलग से। एक कैपेसिटर है, संधारित्र, ये संधारित्र जब खाली है ना, यानी कि कोई स्लैब नहीं है, तब इसकी धारिता मान लो C है। खाली संधारित्र की धारिता जो है वो अपने को यहाँ पे मतलब C0 दे रखी है। मान लो कि इसकी धारिता जो है खाली की C0 मान लो, ठीक है। खाली संधारित्र की धारिता अपने पास C0 है ना। अब ये जो संधारित्र प्लेटें हैं, इन प्लेटों की लंबाई चौड़ाई अपने को दे रखी है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये जो प्लेट्स हैं सामने से देखने पे ऐसे दिख रहा है, और ये जो प्लेट्स हैं इनकी लंबाई चौड़ाई में बना देता हूँ कितनी है। तो यहाँ दिखाता हूँ मैं ग्रीन कलर से। तो ये टॉप व्यू थोड़ा सा इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। इस तरह से प्लेटें हैं, ये ऊपर वाली प्लेट है और ये नीचे वाली प्लेट है, ओके। और इन प्लेटों की जो लंबाई चौड़ाई है इस तरह से, ये इन प्लेटों की लंबाई चौड़ाई तुम समझ पा रहे होंगे मैं जो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इन प्लेटों की जो लंबाई चौड़ाई है वो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है मान लो L, यानी कि सामने जो लंबाई तुम्हें नजर आ रही है वो कितनी है L, और ये जो चौड़ाई है मतलब इस चित्र में गहराई, यहाँ से तो चौड़ाई देखेंगे पर इस चित्र में, ऊपर वाले चित्र में गहराई है, उसको मान लो कि वो W है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो L इंटू W हो जाएगा, और दोनों के बीच का जो गैप है उसको अपन D बोल देते हैं, ठीक है। तो C0 दे रखा है अपने को एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है, जहां पे एरिया कितना है, A है W इंटू L, एरिया है मेरे पास W इंटू L, ये क्षेत्रफल है। किसी क्षण पे ये जो स्लैब है वो X अंदर डाला हुआ है, किसी क्षण पे जो ये स्लैब है, ये स्लैब X अंदर डाला हुआ है। इस क्षण पे विद्युत क्षेत्र द्वारा स्लैब पर लगाया गया बल ज्ञात करो। दिए गए क्षण पे विद्युत क्षेत्र द्वारा, जो संधारित्र के अंदर है, क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करो। दिशा उसकी अंदर होगी, ये मैंने कल समझाया था। मान लो कि दिए गए क्षण पर, माना दिए गए क्षण पर संधारित्र की धारिता C है। अपन ने क्या किया, इस ब्लॉक को dx और अंदर भेज दिया, ठीक है, और इसको पकड़ के रखा है, इस ब्लॉक को पकड़ के रखा है अपन ने, क्योंकि अगर मैं इसको पकड़ के नहीं रखूंगा तो इसको इलेक्ट्रिक फोर्स अंदर खींच लेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए एक दूसरा फोर्स यहाँ पे लगा रखा है F एक्सटर्नल, उसको F मैंने बोल दिया। क्यों अंदर क्यों खींच लेगा, क्योंकि फ्रिंजिंग इफेक्ट के कारण, मैंने तुम्हें बताया था फ्रिंजिंग इफेक्ट के कारण नेट फोर्स अंदर लगता है विद्युतीय बलों द्वारा, तो इसको रोक के रखने के लिए एक F मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बैलेंस किया हुआ था। उसके बाद मैंने इसको धीरे धीरे अंदर की तरफ dx मूव कराया, है ना। इसका विस्थापन dx किया धीरे से, धीरे धीरे, ठीक है। अगर धीरे धीरे विस्थापन dx में अंदर करूंगा तो मुझे ये बताओ कि कार्य ऊर्जा प्रमेय से, या वर्क डन बाय नेट फोर्स, अपन अगर बात करें वर्क डन बाय नेट फोर्स या वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर डेल्टा के, वही काम जो अपन ने पहले किया था, डेल्टा के इक्वल टू वर्क, पूरा बाहर निकालने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अब अपन पूरा बाहर या पूरा अंदर नहीं भेज रहे हैं, अपन सिर्फ dx इसको अंदर भेज रहे हैं, और F इलेक्ट्रिक और F इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि धीरे धीरे ले जा रहे हैं, तो F इलेक्ट्रिक बराबर F, तो डेल्टा के बराबर 0 बराबर वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी का कार्य। अगर मैं इसको थोड़ा सा अंदर भेजूंगा
तो थोड़ा सा आवेश आएगा क्योंकि थोड़ा सा C बढ़ जाएगा। वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय F W F। ओके, तो डेल्टा के तो 0 हो गया क्योंकि धीरे धीरे ले जा रहे हैं। F इलेक्ट्रिक F के बराबर है बैटरी का कार्य। अगर मान लो कि किसी समय पर इसकी धारिता C है तो dx अगर मैं अंदर ले जाता हूं तो अब नई धारिता हो गई इसकी C प्लस dc। इसकी नई धारिता क्या हो गई C प्लस dc। मान लो थोड़ी सी धारिता इसकी बढ़ गई तो इस पे थोड़ा सा आवेश आ जाएगा dq का, थोड़ा सा dq आवेश आएगा इस पे एक्स्ट्रा। और वो dq कितना होगा, वो dq कितना होगा dc इंटू v। तो बैटरी का कार्य कितना हुआ, वर्क डन बाय बैटरी बराबर dc इंटू v, ये तो प्रवाहित आवेश, इंटू v वो क्या है बैटरी का ईएमएफ, प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस माइनस डेल्टा यू। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या होता है माइनस डेल्टा यू। तो माइनस को कॉमन हटा दो, माइनस को अंदर ले जाओ तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो हाफ सीवी स्क्वायर माइनस हाफ सी प्लस डी सी इंटू वी स्क्वायर। ये क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया मुझे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय एफ। अब देखो इस फोर्स का वर्क नेगेटिव आएगा क्योंकि फोर्स लेफ्ट, फोर्स तो है राइट हैंड साइड, विस्थापन हुआ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स, माइनस एफ डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0 पर नया लिख ही दिया। अब इसमें अपने को थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, चलो करते हैं। ये मिटा देता हूं मैं यहां से मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास पूरा सोल्व करने के बाद, सारा एक तरफ डीसी वाला एक तरफ, बाकी एक तरफ ले लिया मैंने। ये बन जाएगा हाफ नहीं एफ इंटू डी एक्स, ठीक है, इसको इधर ही रहने दिया, इसको भी इधर रहने दो, है ना। ये बन जाएगा प्लस डीसी इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, और इधर बन जाएगा मेरे पास हाफ डीसी इंटू वी स्क्वायर। इधर क्या बन जाएगा मेरे पास हाफ डीसी इंटू वी स्क्वायर, इक्वल के इसको इस तरफ ले आया, एक तरफ ले आया, जो डीसी वाली टर्म थी उसको एक तरफ ले आया। ये जो बच रहा है इसको भी ले आओ, तो ये बन जाएगा मेरे पास एफ डी एक्स। सोल्व करो इसको, ये बन जाएगा एफ डी एक्स, मतलब एफ डी एक्स को उधर ले आओ, हाफ डीसी वी स्क्वायर को इधर ले आओ। एफ डी एक्स मेरे पास बन जाएगा कितना, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ डीसी इंटू वी स्क्वायर, हाफ डीसी इंटू वी स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो जो F मिला, F कितना मिला, वो मिल गया मेरे पास 1/2 v स्क्वायर डी एक्स, 1/2 v स्क्वायर इंटू सॉरी डीसी बाई डी एक्स, ये मिला। इसको तुम याद कर लो, काम अपना हो जाएगा। जो F होता है वो कितना होता है, F और F इलेक्ट्रिक तो बराबर है क्योंकि बैलेंस करके चल रहा है अपन। F जो होता है वो होता है हाफ v स्क्वायर इंटू डी सी बाई डी एक्स, हाफ v स्क्वायर इंटू डी सी बाई डी एक्स। इसका शॉर्टकट पता है क्या है, देखो ध्यान से देखोगे तो ये du बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे ना तो इसका जो ऑब्जेक्टिव मेथड है वो क्या है, ध्यान से देखो, ये du बाई डी एक्स लिखा हुआ है, एनर्जी का रेट ऑफ चेंज एक्स के रेस्पेक्ट में, देखो du बाई डी एक्स लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स कर दो तुम्हें फोर्स मिल जाएगा ये, ठीक है। बताओ बात समझ में आई। अब लिखते हैं अपन इसका C। तो इतना तो देखो ये खाली है और इतने में स्लेब है, जो बाहर है ना स्लेब उससे कोई मतलब नहीं है, वहां तो आवेश इकट्ठा होगा ही नहीं, आवेश तो यही इकट्ठा होगा। तो इतने में तो क्या है अपने पास स्लेब भरा हुआ और इतना खाली है। तो लंबाई चौड़ाई मैंने बनाई थी याद है, ये लेंथ L ली थी पूरी। तो C का मान जो हो जाएगा, C बराबर, ये दोनों पैरेलल में है तो C1 प्लस C2 से लिख देता हूँ। तो पहले खाली वाला लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया में मैंने W इंटू एल माइनस एक्स, W इंटू एल माइनस एक्स, ये तो हो गया L माइनस एक्स यहाँ तक, ये L माइनस एक्स है, ये यहाँ से यहाँ का गैप, ये L माइनस
k टाइम्स, मैंने दोबारा डायग्राम बना दिया, दूसरे में हो जाएगा k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया जब मैं लिखूंगा ना तो लिखूंगा x तो उसकी लेंथ और अंदर डेप्थ हो जाएगी उसकी w डिवाइडेड बाय d। ठीक है, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो c की वैल्यू निकाल लो यहां से इन टर्म्स ऑफ x, एप्सिलॉन नॉट a यानी कि यहाँ पे कॉमन आ जाएगा w बाय d, ये तो आ गया कॉमन। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहाँ तो l माइनस एक्स और वहां पे बचा प्लस kx। ठीक है, सॉल्व करने पर ये तो c की वैल्यू आ गई, k कॉमन ओमन ले लो, तो dc बाई dx यहाँ से कितना मिल गया, dc बाई dx मुझे मिल गया यहाँ से एप्सिलॉन नॉट w बाय d, ये d लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट w बाय d इंटू k माइनस 1। kx का डिफरेंशिएशन k और 1 का डिफरेंशिएशन 1, l का डिफरेंशिएशन 0, तो ये मिल गया मुझे dc बाय dx। ओके, तो फाइनली फोर्स क्या मिल गया, फोर्स F इक्वल टू हाफ v स्क्वायर इंटू ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट w बाई d इंटू k माइनस 1। देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, F पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये जो फोर्स आया है ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हाफ v स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट w बाई d k माइनस 1। या इसको ऐसे लिख लो चाहो तो अच्छे से पूरा, F इक्वल टू, अगर स्लैब x अंदर डाला हुआ है हाफ एप्सिलॉन नॉट w उसकी डेप्थ है अंदर प्लेटों की डिवाइडेड बाय d इंटू k माइनस 1 इंटू वी स्क्वायर। इस इक्वेशन में कहीं भी x नहीं है, यानी कि फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन x इन दिस केस। वो जो फोर्स है वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा। शर्त ये है कि अब ऐसा नहीं तुम x जीरो ही रख दो, पूरा जीरो ही रख दोगे तो जीरो हो जाएगा, फोर्स बाहर होना चाहिए कुछ। फोर्स देखो ये कांस्टेंट है, इस स्लैब पे फोर्स कांस्टेंट आया, ये यहां से यहां तक x था, इस x पे डिपेंड नहीं कर रहा। यानी कि अगर मैं इसको रिलीज कर दूंगा ना तो यहाँ पे जो फोर्स इसको अंदर खींचेगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से खींचेगा। और अगर मान लो इसका यहाँ पे मास दे दिया जाए तो मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ इस स्लैब को अंदर जाने में कितना टाइम लगेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो फोर्स अपॉन मास करके एक्सेलरेशन और F बराबर है, ये टोटल लेंथ कितनी है, L है, तो हाफ एटी स्क्वायर से टाइम निकाल सकते हो, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। बात समझ में आ रही है, हटा रहा हूं उसको। प्रश्न को दोहराओ यदि बैटरी नहीं है ना, सेम क्वेश्चन है, बैटरी नहीं है, सभी डायमेंशन वगैरह सब कुछ सेम है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस अंतर ये आया अपने पास कि अब अपने पास जो प्लेटें हैं ना, इन प्लेटों पर आवेश Q और माइनस Q है, बैटरी नहीं लगा रखी, अब बैटरी नहीं लगी हुई है। ठीक है, इस तरह से ये स्लैब है, ये स्लैब इस तरह से है, ये पूरा अंदर तक भरा हुआ है, इसे ये पूरा चिपका हुआ है इसके, है ना, गैप नहीं है यहाँ पे, ये जो गैप है ना ये गैप है नहीं, बस तुम्हें दिखाने के लिए छोड़ रखा है ये गैप। इस पर आवेश Q, इधर माइनस Q है, और ये अंदर जो है x अंदर भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक x है, पूरा टोटल लेंथ इसकी L है। तो अभी भी C तो उतना ही रहेगा, C पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, C भी उतना ही रहेगा, C सेम। ठीक है, dc बाई dx वो भी सेम, C और dc बाई dx तो सेम रहेगा जो पिछले केस में लिखे थे। तो इक्वेशन क्या चेंज हुई, डेल्टा के इक्वल टू W ऑल में 0 बराबर वर्क डन बाय बैटरी, अब यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ उस F का कार्य होगा, या तो एक तो ये वाला F और एक ये वाला F इलेक्ट्रिक, F इलेक्ट्रिक। तो ये F इलेक्ट्रिक तो हो जाएगा माइनस डेल्टा U, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस F dx। अंतर कहाँ आया ये देखो, सिर्फ अंतर कहाँ आया, सिर्फ ये देखो। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू,
और वर्क डन बाय एफ माइनस एफ डी एक्स। सारी वैल्यूज जब तुम डालोगे सिर्फ बैटरी का वर्क हट जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब इसको डेल्टा यू को लिखना है, तो डेल्टा यू जब मैं लिखूंगा, है ना, जब मैं डेल्टा यू लिखूंगा तो क्यू स्क्वायर बाई 2c से लिखूंगा। डेल्टा यू जब मैं लिखूंगा तो क्यू स्क्वायर बाई 2c से लिखूंगा। तो या तो वैसे लिख लो, या दूसरा तरीका, क्योंकि अपन थोड़ा सा अंदर इसको भेजे हैं तो डेल्टा यू भी तो थोड़ा सा ही होगा। मतलब इस डेल्टा यू को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको डी यू लिख सकता हूं ना, माइनस डी यू माइनस एफ डी एक्स, माइनस डी यू माइनस एफ डी एक्स, यानी कि अगेन एफ कितना मिल गया, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। एफ वापिस से क्या मिल गया, माइनस का डी यू बाई डी एक्स। अब डी यू बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो यू कितना होता है, यू होता है मेरे पास क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब इसका डी यू बाई डी एक्स करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्यू स्क्वायर तो कांस्टेंट है, क्यू स्क्वायर को बाहर ले लो, 2 भी कांस्टेंट है, 2 भी बाहर ले लो, बचा कौन, 1 बाई सी बचा, बस 1 बाई सी। ठीक है, तो 1 बाई सी का डिफरेंशिएशन करना अपने को, तो 1 बाई सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, माइनस ऑफ 1 बाई सी स्क्वायर। 1 बाई सी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई सी स्क्वायर इंटू डी सी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो बल का मान आया याद कर सकते हैं अपन, बल का मान F इक्वल टू, देखो यहाँ पे ऊर्जा घटेगी, स्लेब अंदर जाएगा, ऊर्जा घटेगी यहाँ पे, क्योंकि c बढ़ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c से, इसलिए माइनस, और ये डी यू बाई डी एक्स अपने आप में माइनस, तो टोटल प्लस बन जाएगा वो। तो क्यू स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर इंटू डी सी बाई डी एक्स। डी सी बाई डी एक्स की वैल्यू अपन ने पिछले केस में निकाली थी, हल करने पर जो f का मान मिलेगा, मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं, वो मिल जाएगा क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट W k माइनस 1। रटने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी, बस ये याद रखना कि बैटरी अगर लगी हुई है तो फोर्स कांस्टेंट आता है, जबकि बैटरी अगर नहीं लगी हुई हो तो फोर्स कांस्टेंट नहीं आता है। फोर्स c पे डिपेंड कर रहा है और c का मान x पर निर्भर कर रहा है। पिछले केस में जो मैंने c निकाला था उसमें देखो जो c का मान था वो x पर निर्भर कर रहा था, जबकि dc बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट था। c x पर निर्भर कर रहा था जबकि dc बाई डी एक्स कांस्टेंट था। ओके, तो ये कांस्टेंट नहीं है, यह नियत नहीं है। अगर याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है, और याद ना कर सको तो ये तरीका याद रखना, F इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेना। अगर आवेश नियत हो तो क्यू स्क्वायर बाई 2c से कर लो, और अगर विभव नियत हो तो हाफ CV स्क्वायर से कर लो। इसका अच्छा सा डेरिवेशन SC वर्मा में दे रखा है, अगर तुम्हारे पास SC वर्मा हो तो देख सकते हो। चलिए जी, यहाँ पे ये लाल कलर में जो बनाया गया है वो चालक प्लेटें हैं जिसके प्रत्येक का क्षेत्रफल A है। चारों को समान दूरी पर आमने सामने D दूरी पर रखा गया है पैरेलल में। पहली और तीसरी प्लेट को जोड़ के, तारों से जोड़ के एक P टर्मिनल बनाया गया तथा दूसरी और चौथी को जोड़ के एक Q टर्मिनल बनाया गया। प्रश्न अपना यह है कि निकाय की धारिता ज्ञात करो। निकाय की धारिता ज्ञात करो, निकाय की धारिता ज्ञात करो। अब चलो एक मैं करके बताता हूं, दूसरा तुम करके बताओ, है ना। तो निकाय में सोचने वाली बात यह है कि ये धारिता कैसे आएगी इसमें, है ना। अब देखो, क्या यहाँ पे विद्युत क्षेत्र एकत्रित हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। सपोज करो मैं इस पे प्लस टर्मिनल लगाऊं और इस पे माइनस टर्मिनल लगाऊं, तो ये प्लेट प्लस हो जाएगी, ये प्लेट भी प्लस हो जाएगी, ये प्लेट माइनस हो जाएगी, ये प्लेट माइनस हो जाएगी। ध्यान से देखो, कोई भी बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। यानी कि इन दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र इस तरह से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, प्लस और माइनस ऐसे। यानी कि ये इन दोनों के बीच की जो जगह है वो एक कैपेसिटर बना सकती है। देखो दूसरा कैपेसिटर ऐसे बन जाएगा, देखो ये ऐसे विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, तीसरा कैपेसिटर ऐसे बन जाएगा। 3 कैपेसिटर मुझे यहाँ नजर आ गए। 2 प्लेटों के मध्य जो जगह है
तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, इस तरह से ये 3 संधारित्र तुम्हें नजर आ जाएंगे। इन दोनों प्लेटों के मध्य जो सरफेस है, मतलब जो जगह है, वो एक विद्युत क्षेत्र वहां पे हो सकता है। बीच में जो विद्युत क्षेत्र है, मतलब बीच में जगह, वहां भी विद्युत क्षेत्र हो सकता है, नीचे भी जो जगह वहां विद्युत क्षेत्र हो सकता है। जब भी इस प्रकार की प्लेटों वाले सवाल आएंगे, अपन सब प्लेटों पे नंबर डाल देंगे। कैसे नंबर डालेंगे? जैसे ये पी प्लेट है तो ये भी पी हो जाएगा, ये भी पी हो जाएगा। ये क्यू प्लेट है तो ये भी क्यू हो जाएगा और ये भी क्यू हो जाएगा। ठीक है। और पी और क्यू के मध्य धारिता बतानी है तो ये पी और क्यू बना दिया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। पी और क्यू के मध्य, अब देखो ये वाली जगह, ये एक कैपेसिटर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। किसके किसके बीच में? पी और क्यू प्लेट है यहाँ पे, यानी कि पी और क्यू के बीच में ये एक कैपेसिटर अपन बना सकते हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर बन गया। ये वाला देखो, ये प्लेट और ये प्लेट मिलके भी पी और क्यू के मध्य जो है एक कैपेसिटर बना सकती है, तो पी और क्यू के मध्य एक और कैपेसिटर बन गया। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये भी पी और क्यू के मध्य जो है एक कैपेसिटर बना सकती है, यहाँ भी पी और क्यू के मध्य एक कैपेसिटर बन गया। देखो, तो कितने कैपेसिटर बन गए? 3। तो 3C इसकी क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि 3 ε0 A/d। बोलो डाउट किसी को? तो प्रश्न वापस से वही है, प्रत्येक के बीच की दूरी d है तथा क्षेत्रफल a है, निकाय की धारिता ज्ञात कीजिए। अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, प्लेटों की वायरिंग चेंज कर दी थोड़ी सी। पहली और चौथी को p से जोड़ा है, दूसरी और तीसरी को q से जोड़ा है। अब बताओ इस निकाय की धारिता कितनी है? तरीका वही रहेगा। चलो करते हैं। तो किसी भी एक को पॉजिटिव बोल दो, मान लो ये प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस माइनस। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आ गया, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, दोनों एक ही टर्मिनल है, विद्युत क्षेत्र नहीं आएगा। यहाँ पे आ जाएगा विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। टर्मिनल ये P है, ये Q है, ये Q है, ये P है। ठीक है, P और Q के बीच में एक कैपेसिटर तो ये बनेगा, एक कैपेसिटर बना दिया P और Q के बीच में, ये P और Q। ठीक, ये P, ये Q। ये Q और Q के बीच में है तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो Q और Q के बीच में कैपेसिटर बन ही नहीं सकता। तीसरा वाला जो है वापस से P और Q के बीच में है, वापस से P और Q के बीच में बन गया। क्या हो जाएगा ये? 2C, यानी कि 2 ε0 A/d। ठीक है, यहाँ तो सबकी मान लो दूरी, मान लो इसकी दूरी आधा कर देता तो C + 2C हो जाता वो, है ना, ये भी ध्यान रखना। अगेन वो चारों प्लेटें हैं, प्रत्येक के बीच जगह D, प्रत्येक का मतलब बीच जो जगह है वो D है और प्रत्येक का क्षेत्रफल A है ना। सबके बीच में जगह D है और सबका क्षेत्रफल A है, सबका। अब अपन क्या कर रहे हैं कि इसको ले लिया मैंने, मान लो P टर्मिनल, यहां से जोड़ दिया P टर्मिनल, यहां से जोड़ दिया मैंने Q टर्मिनल। ठीक, और इन दोनों प्लेटों को यहां से यहां पे जोड़ दिया। चलो इस निकाय की धारिता ज्ञात करो। चलो करते हैं। तो ये P प्लेट तो मिल गई, Q मिल गई। अब ये जो दो प्लेटें अलग से, इनको क्या नाम दे? इनको कुछ और नाम दे दो। सपोज करो कि ये है X, इस पर विभव मतलब X वाली है, तो ये भी, इसको भी बोल दो X है। ठीक है, अब एक तो P हो गया, एक Q हो गया, एक X हो गया। P बना दिया, Q बना दिया, एक X बना दिया। यहाँ पे जो संधारित्र बनेगा, इन दोनों के बीच में जो जगह है वो P और X के बीच में संधारित्र बना देगा। ये यहाँ पे जो भी विद्युत क्षेत्र होगा और P और X के बीच में विभवांतर पैदा करेगा, संधारित्र बन गया। ये वाला देखो, ये भी P और X के बीच में है। ठीक है, तो ये भी P और X के बीच में है, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा ले लिया मैंने वो, पर उसकी जरूरत कोई बात नहीं। ये इस तरह से दोनों समांतर में आ गए। अब ये X और Q के बीच में ये वाली जगह, ये हो गई X और Q के बीच में। ठीक है, तो ये अगर C है, ये भी C होगा, ये भी C होगा, तो 2C और C, तो 2C/3, 2C/3 यानी कि
2/3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बात समझ में आई? दिए गए निकाय की टर्मिनल 1 तथा 2 के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। सभी के बीच गैप d है तथा क्षेत्रफल सभी का a है। ये ऊपर वाली जो प्लेट है ना तो 1 से जुड़ी हुई है ना 2 से जुड़ी हुई है। ठीक है, मान लो इसको 3 नाम दे दो। अगर ये 3 है तो इसके साथ ये जुड़ी हुई है, मतलब ये भी 3 है। जैसे अपन केवीएल नहीं लगाते थे, केसीएल केवीएल लगाते थे रेफरेंस पॉइंट लेके, उसी तरह से कर रहा हूं। ये 3 नंबर है तो ये भी 3 नंबर है, इसको दे दो 4 नंबर। ठीक है, अब टर्मिनल यहाँ बना लेते हैं। 4 है, 1 2 3 4, तो ये 1 रीअरेंज करेंगे, ये 2, 1 और 2 को यहाँ बना दिया। ठीक है, 3 को यहाँ ऊपर बना दो कहीं, 4 को यहाँ नीचे बना दो कहीं, या 4 को यहाँ बना दिया। चलो, 1 और 3 के बीच में संधारित्र बनाया, ये 1 और 3 के बीच में बना दिया। 1 3 के बीच में एक और बनाया, 1 3 के बीच में एक और बना दिया। 3 और 4 के बीच में एक बनाओ, ये 3 और 4 के बीच में एक बनाओ, और ये 4 और 2 के बीच में एक बनाओ, ये 4 और 2 के बीच में एक बनाओ। तो C C C C, तो 2C, तो 1/2C प्लस 1/C प्लस 1/C कितना हुआ? 1 प्लस 1 2, 2 और आधा 5/2C, 2.5, 2 और आधा 2.5, तो 2C/5। C इक्विवेलेंट कितना मिला? 2C/5। गोलीय संधारित्र। चलो, अब यहाँ क्या किया जा रहा है, जैसे प्लेट के सामने प्लेट रखी थी वैसे गोले के अंदर गोला रखा हुआ है, सकेंद्रीय गोला। अंदर की त्रिज्या इसकी R1 है, बाहर वाली त्रिज्या इसकी R2 है। ठीक है, किसी भी एक प्लेट को प्लस और दूसरे को माइनस कह दो, तो मान लो अंदर आवेश Q है, बाहर आवेश -Q है। दोनों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस तरह से हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, निकाय की धारिता आप ज्ञात करते हैं। तो निकाय की धारिता C बराबर किसी भी एक प्लेट पर आवेश डिवाइडेड बाय दोनों के मध्य विभवांतर। ठीक है, तो अंदर वाली प्लेट को 1 और बाहर वाली प्लेट को अगर 2 बोल दूं मैं, तो V1 अंदर वाली प्लेट पर विभव कितना लिखूंगा बताओ? अंदर वाली प्लेट पर विभव, अंदर वाले के कारण KQ/R1 प्लस बाहर वाले के कारण तो K-Q/R2। बाहर वाले के कारण अंदर V2 लिखो, बाहर वाली प्लेट पर मतलब बाहर वाले गोले पर V2। इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिखना बताया मैंने, KQ/R2 अंदर वाले के कारण बाहर प्लस K-Q/R2। चलो, डेल्टा V जब मैं लिखूंगा तो K-Q/R2 कट जाएगा और बचेगा KQ 1/R1 माइनस 1/R2। ये बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय, कहां पे R1 आएगा बेटा? यहाँ पे कहां पे R1 आएगा बोल? बोले ना। C का जो मान आया वो आया, K का मान भी रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। ठीक है, अगर मान लो इसमें मैं माध्यम भर दूं, इसमें अगर माध्यम भर दूं एप्सिलॉन R का, तो C जो बनेगा वो बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R R1 R2
क्लियर है बात? बेलनाकार संधारित्र, ठीक है। तो जिस तरह से गोले का लिखा उस तरह से बेलन का लिखा, पर अपन बेलनाकार संधारित्र में प्रति एकांक लंबाई का लिखेंगे, प्रति एकांक लंबाई का, ठीक है। ऐसा इसलिए ताकि अपन उस बेलन को अनंत लंबाई चौड़ाई का मान सके। तो मान लो कि यहाँ पे बेलन है, उसकी कुछ आंतरिक त्रिज्या है, ठीक है। मान लो आंतरिक त्रिज्या उसकी a है, और ये दूसरा बेलन है, बाहर वाला बेलन, ठीक है, उसकी त्रिज्या है b। बाहर वाले बेलन की त्रिज्या है b, अंदर वाले बेलन की त्रिज्या है a। ये बेलन का क्रॉस सेक्शन ऊपर मैंने दिखाया था, यानी कि दोनों के बीच का गैप b माइनस a, ये, ठीक। अब मतलब बेलन के अंदर बेलन फंसा रखा है अपन ने, और दोनों के बीच में गैप है। इसकी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा, इस पर माइनस लैम्डा। जो विद्युत क्षेत्र बनेगा इस तरह से बनेगा, अंदर ही अंदर, ठीक है। अब ये विद्युत क्षेत्र का मान अपन लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का मान अपन लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, 2k लैम्डा बाई r। बाहर वाले के कारण तो अंदर आता नहीं है, बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र लिखा था अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और तार के कारण भी लिखा था। तो अंदर वाला जो बेलन है वो तार की भांति व्यवहार करेगा इस जगह के लिए, यहाँ के लिए जो पॉइंट बना है, और बाहर वाले बेलन यानी कि माइनस लैम्डा के कारण यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं। विभवांतर लिखना भी मैंने सिखाया था, अगर तुम्हें याद हो तो। अनंत लंबाई के तार के लिए विभवांतर लिखना मैंने सिखाया था, डेल्टा वी बराबर 2k लैम्डा ln। जैसे इन दोनों के मध्य विभवांतर लिखना है, इन दोनों पॉइंट्स के मध्य, तो 2k लैम्डा ln b बाई a। देखना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विभवांतर लिखना बताया है। अगर मान लो नहीं समझ में आया तो dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर से कर सकते हो, dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर से, जो डेल्टा v बनेगा वो 2k लैम्डा ln b बाई a बनेगा। चलो, तो q बराबर cv से प्रति एकांक लंबाई के लिए c बराबर प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा डिवाइडेड बाय जो विभवांतर है दोनों के मध्य, वो हो जाएगा 2k लैम्डा ln b बाई a, ठीक है। इसको जब मैं हल करूंगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाला जाएगा, तो जो c का मान मिलेगा, c प्रति एकांक लंबाई, ठीक है। यहाँ पे ये लेंथ ये है l, ऐसे ये l, प्रति एकांक लंबाई c बाई l आया है, ये ध्यान रखना। c बाई l जो आया है वो आया है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर माध्यम भी भरा हुआ होगा तो एप्सिलॉन r भी आ जाएगा साथ में, ln b बाई a, ठीक है, ln ऑफ b बाई a, ओके। ये इसका आंसर है। तो इसी के साथ जो है अपना ये कैपेसिटर समाप्त होता है। अपना जो अगला चैप्टर होगा वो मैग्नेटिज्म होगा। जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो मैग्नेटिज्म है। मैं फिर बोल रहा हूं, आज तुम द्विध्रुव आघूर्ण जो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था वो पढ़ लेना, ठीक है। अगली क्लास अपन YouTube से लेंगे, ठीक। जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो YouTube से होगी। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक देख लेना, डाइपोल मोमेंट के अलावा भी कुछ बातें देख लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत मिलता जुलता अपने मैग्नेटिज्म रहेगा, है ना। मैग्नेटिज्म में अपने मोटे मोटे 2 चैप्टर आते हैं। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ वैसे।